आज हम भूगोल के अंतर्गत भारत का भूगोल में भारत की जलवायु पार्ट सेकंड, जो कि बीए प्रथम वर्ष का एक चैप्टर पार्ट है, जिसके अंतर्गत हमने पहले भारत की ऋतुओं के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने मुख्य रूप से भारत में 3 ऋतुएं मानी। पहली ग्रीष्म ऋतु, दूसरी वर्षा ऋतु, तीसरी शीत ऋतु। इस प्रकार से हमने भारत की ऋतुओं को 3 भागों में बांटा। भारत में जो मौसम आता है वह जेट स्ट्रीम के सहारे आता है। जेट स्ट्रीम 6000 मीटर हिमालय के ऊपर बहने वाली पवनों का एक तंत्र है, जिसके द्वारा भारत के हिंद महासागर से उठने वाला मानसून भारत की तरफ आकर्षित होता है, जिसके कारण से संपूर्ण भारत में वर्षा होती है। आज हम देखते हैं कि भारत में वर्षा 2 तंत्रों के माध्यम से होती है। भारत में वर्षा 2 तंत्रों के माध्यम से होती है। एक बंगाल की खाड़ी का मानसून है, दूसरा अरब सागर का मानसून है, जिसके द्वारा भारत में वर्षा होती है। भारत चूंकि इसका अधिकांश भाग भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर व दक्षिण में है, कर्क रेखा के दक्षिण और उत्तर में है, एवं कर्क रेखा भारत को 2 बराबर समांतर भागों में बांटने का कार्य करती है। इस कारण से भारत का उत्तर का भाग सूर्य के उत्तरायण होने की दशा में, गर्मी की ऋतु में जब सूर्य उत्तरायण हो जाता है, उत्तरायण होने की दशा में जब सूर्य है वो कर्क रेखा पर चमकता है, तब भारत का जो उत्तरी भाग है वह सूर्य से ज्यादा ऊष्मा प्राप्त करता है, जबकि दक्षिण का भाग, जो कि भूमध्य रेखा के पास है एवं कर्क रेखा के दक्षिण में आया हुआ है, वहां पर ऊष्मा कम प्राप्त होती है, जिसके कारण से भारत के पास में चाइना है, चीन देश में जो मरुस्थल है तिब्बत का पथरीला मरुस्थल, वहां पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण से ताप अधिक हो जाता है, जबकि ताप अधिक होने के कारण से यहाँ दाब कम हो जाता है। दूसरी, भारत में एक रेगिस्तान है जिसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। यह क्षेत्र भी ऊष्मा प्राप्त करके, सूर्य के उत्तरायण होने के पश्चात ऊष्मा प्राप्त करने के कारण यह भी गर्म एवं निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसी प्रकार से तिब्बत का पथरीला पठार है, वह भी निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसके अलावा जो भूमध्य सागर से आ रही है जेट स्ट्रीम, जो कि हिमालय के ऊपर चलती है, इन सभी परिस्थितियों के कारण से भारत में वर्षा होती है।
हमने देखा कि तिब्बत का पठार है वो गर्म हो जाता है, दाब कम हो जाता है। इसी प्रकार थार का मरुस्थल है, वहां पर भी दाब अधिक और ताप दाब कम और ताप अधिक हो जाता है। लेकिन भारत के पूर्व और पश्चिम में पूर्व और पश्चिम में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो कि समुद्री भाग है, हमारे हिंद महासागर का भाग है, यहां पर गर्मी पड़ने के कारण से यहां पर वाष्प बनती है और वाष्प है उसमें संघनन की क्रिया प्रारंभ होती है। उसमें संघनन की क्रिया प्रारंभ होती है। एक नियम है कि अधिक दाब से न्यून दाब की ओर हवाएं चलती है। नियम क्या है? नियम ये है, अधिक दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलती है। इसी प्रकार से जहां पर अधिक ताप है वहां की ओर निम्न ताप से हवाएं चलना प्रारंभ होती है। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, जो कि भारत में मानसून लाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब देखते हैं कि जेट स्ट्रीम जो हिमालय के ऊपर चल रही है, वह दो भागों में बट जाती है। हिमालय इतना ऊंचा है कि इस जेट स्ट्रीम को अपने से पार नहीं होने देता। तो एक शाखा है वह चीन में चली जाती है, जबकि दूसरी शाखा है वो मुड़ करके भारत की ओर आ जाती है। इन जेट स्ट्रीम अधिक दाब, कम दाब, अधिक ताप, कम दाब के कारण से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मानसून बनने लगता है एवं इनके प्रभाव से यह भारत की ओर अग्रेसित होता है। अब हम जो ये मानसून है इसे दो भागों में बांटते हैं। पहला है बंगाल की खाड़ी का मानसून, या कह सकते हैं अरब सागर का मानसून। अरब सागर का मानसून जेट स्ट्रीम और तिब्बत के पथरीले मरुस्थल और राजस्थान के मरुस्थल के कारण से हवाएं तीव्र गति से समुद्र से स्थल की ओर आती है। देखिए यहां पर हवाएं हमने बताई है, उनकी दिशा समुद्र से स्थल की ओर है और ये हवाएं समुद्र के ऊपर से आ रही है, इसलिए इनमें आर्द्रता भरी होती है। क्या भरी होती है? आर्द्रता भरी है। जब यह आर्द्रता निरपेक्ष आर्द्रता में बदलती है तब 100% होने पर 100% होने पर जिन क्षेत्रों में यह 100% हो जाती है वहां पर यह वर्षा करना प्रारंभ करती है। तो अरब सागर के मानसून को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला मालाबार तट केरल का मानसून, दूसरा कोंकण तट का मानसून, दूसरी शाखा है इसकी कोंकण तट का मानसून। तीसरी है
राजस्थान या नर्मदा ताप्ती के क्षेत्र का मानसून। हमने बात की कि 3 प्रकार का मानसून है अरब सागर का। पहला है मालाबार तट। इस समय मालाबार तट पर जब ये मानसून की पहली वर्षा होती है, वह तारीख 1 जून के आसपास है। इस समय इस क्षेत्र में पश्चिमी घाट की पहाड़ियां ऊंची ऊंची है, जिस कारण से ये वर्षा की मानसून की पवनें, आर्द्रता भरी पवनें मालाबार तट पर टकरा करके अधिक वर्षा करने का कार्य करती है और यहां पर औसत 500 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो मालाबार तट पर कितनी वर्षा होती है? 500 सेंटीमीटर। फिर यह मानसून आगे बढ़ता हुआ उत्तर भारत की ओर चला जाता है। इसकी एक शाखा, मालाबार के मानसून की एक शाखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर भी जाती है और वहां पर भी वर्षा करने का कार्य करती है। दूसरा, कोंकण, गुजरात तट के सहारे, कोंकण तट में गुजरात तट के सहारे सह्याद्री पर्वतमाला से टकरा करके मानसून वर्षा करता है और यहाँ पर भी घनघोर वर्षा होती है। इस क्षेत्र में भी घनघोर वर्षा होती है और यहाँ पर वर्षा का औसत 200 से 500 सेंटीमीटर के मध्य में पाया जाता है। फिर ये शाखा है, यह भी उत्तर भारत की ओर चली जाती है, जो कि हिमालय पर पहुंचते भारत के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा करने का कार्य करती है। तीसरी शाखा है राजस्थान नर्मदा ताप्ती के क्षेत्र में करने वाली शाखा है। यह सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला के सहारे यह उत्तर भारत में प्रवेश करती है। उत्तर भारत में प्रवेश करने के साथ ही यह शाखा राजस्थान के पूर्वी भाग में वर्षा करने का कार्य करती है और राजस्थान में झालावाड़ क्षेत्र में इसके द्वारा सर्वाधिक वर्षा की जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह शाखा आगे जाकर के हिमालय से टकराती है और हिमालय से टकराने के बाद में हिमालय के दक्षिण वाले भाग में सर्वाधिक वर्षा करने का कार्य करती है। अब देखते हैं कि जो ये तीनों शाखाएं हैं, इनके पूर्वी ढालों पर वर्षा नहीं हो पाती। जो पश्चिमी घाट है उसके पूर्वी ढालों पर वर्षा नहीं कर पाती, क्योंकि यह ऊंचा है और आर्द्रता भरी जो वर्षा की पवनें हैं उनकी आर्द्रता समाप्त हो जाती है और वे ऊपर उठ जाती है, जिस कारण से पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल वर्षा नहीं प्राप्त करते एवं यह क्षेत्र अनावृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। अनावृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। पश्चिमी ढालों पे खूब वर्षा होती है, लेकिन पूर्वी ढालों पर वर्षा नहीं होती और यह अनावृष्टि छाया क्षेत्र में बदल जाता है। राजस्थान में जो वर्षा आती है वह 20 जुलाई के बाद, जबकि मालाबार तट 1 जून, कोंकण 15 जून के आसपास वर्षा हो जाती है। अब देखते हैं हम बंगाल की खाड़ी मानसून। बंगाल की खाड़ी में भी इसी प्रकार से आर्द्रता भरी हवाएं हैं। वो जेट स्ट्रीम, तिब्बत के पथरीले पठार एवं राजस्थान के मरुस्थल के प्रभाव में आते हुए यहाँ से हवाएं, आर्द्रता भरी हवाएं उड़ती है। कुछ हवाएं उड़ीसा,
तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल होते हुए भारत में प्रवेश करती है, जबकि इसकी एक शाखा मेघालय में प्रवेश करती है और यह समय 5 जून से 10 जून के मध्य का होता है। मेघालय में प्रवेश करती है और यह समय 5 जून से 10 जून के मध्य का होता है। इस समय यहाँ पर पाई जाने वाली गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों पर सर्वाधिक वर्षा होती है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। गारो, खासी, जयंतिया में खासी पहाड़ी पर मासिनराम स्थान विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला 1100 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाला स्थान है। फिर यहाँ पर वर्षा करने के बाद यहाँ पर कृपाकर पहाड़ियां हैं, जिसमें वर्षा करने के पश्चात ये पवने उत्तर पश्चिम भारत की ओर आगे बढ़ती है और ये गंगा यमुना के मैदानों में, बिहार में, कोलकाता में, झारखंड में, उत्तरांचल में, हिमाचल में, पंजाब में, हरियाणा में वर्षा करने के बाद में हिमालय ऊंचा है इसलिए वहां से वापस नीचे उतरती है और अरब सागर से उठने वाले मानसून के साथ में मिलकर के दोनों का टकराव होता है, जिसके कारण से भारत का मध्य भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। दोनों टकराती हैं, आर्द्रता परिवाय होती है, जिसके कारण यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में सबसे पहले यदि वर्षा की बात की जाए तो वर्षा होती है भारत में सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मुख्य भूमि की बात करें तो मालाबार तट है। यदि भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 20 मई को प्रथम वर्षा होती है, जबकि मालाबार तट पर जो पहली वर्षा होती है उसे मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है। इसलिए भारत में जो वर्षा होती है वह अनियमित है। भारत में होने वाली वर्षा अनियमित है। इस कारण से भारतीय कृषि को, भारत में वर्षा है अनियमित है, अतः भारत में होने वाली वर्षा को या कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में वर्षा हो रही है वो कभी ज्यादा होती है कभी नहीं होती। इस कारण से इसे मानसून का जुआ भी कहा जाता है। इसके अलावा अरावली पर्वतमाला की अरब सागर से आने वाली मानसून के समांतर होने के कारण से इसके पूर्वी भाग में वर्षा हो जाती है, लेकिन पश्चिमी भाग है वो अनावृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है और यहाँ पर रेगिस्तान पाया जाता है। मान लो कभी कोई पवन आ जाए आर्द्रता भरी, यहाँ पर वनस्पति विहीन क्षेत्र होने के कारण से वर्षा नहीं हो पाती। दूसरा क्षेत्र है तेलंगाना का। तेलंगाना अनावृष्टि छाया क्षेत्र में आने के कारण से यह भी एक पथरीला मरुस्थल है। इस प्रकार का मरुस्थल है, पथरीला मरुस्थल बन गया है। पथरीला मरुस्थल तेलंगाना भी क्या बन गया है, पथरीला मरुस्थल। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों ही मानसूनों के कारण से भारत में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। हिमालय ऊंचा है इसलिए वर्षा भरी जो आर्द्रता भरी जो हवाएं आती है वो हिमालय को पार नहीं कर पाती, लेकिन
हिमालय के दक्षिण में स्थित भारत के पूरे भाग में ये वर्षा करती है, घनघोर वर्षा करती है एवं भारत में वनस्पति जगत, मानव जगत एवं अन्य प्राणियों के लिए जीवनदायिनी है। इसके द्वारा ही भारत में अधिकतर कृषि कार्य किए जाते हैं। अनियमित है वर्षा, इसलिए भारतीय वर्षा को या भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग इन सभी आधारों पर गर्मी, वर्षा, शीत ऋतु के आधार पर भारतीय जलवायु को, तीनों के आधार पर भारतीय जलवायु को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इनके आधार पर भारतीय जलवायु को, भारत के जलवायु को मुख्य 5 भागों में बांटा जा सकता है। मुख्य 5 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला, शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश। दूसरा, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तीसरा, उपाद जलवायु प्रदेश। चौथा, आर्द्र जलवायु प्रदेश। और 5वां है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस प्रकार से हम भारत के जलवायु को मुख्य 5 भागों में बांट सकते हैं। शुष्क, जहां पर वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर के मध्य में हो। दूसरा, अर्ध शुष्क में 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा हो। तीसरा, उपाद 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य में वर्षा हो। चौथा, 75 से 125 सेंटीमीटर के मध्य में वर्षा हो। और चौथा है 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो। तो भारत में 5 ही प्रकार के जो हमने जलवायु के वर्गीकरण किए हैं सामान्य, ये 5 ही प्रकार के वर्गीकरण हमारे भारत में पाए जाते हैं। यदि शुष्क की बात करें, शुष्क की बात करें तो यह प्रदेश राजस्थान को 2 भागों में बांटने के बाद में प्राप्त हो सकता है। शुष्क, इसी के 2 भाग हैं, अर्ध शुष्क। फिर तेलंगाना शुष्क प्रदेश। फिर उपाद्र में। आगे की क्लास हम अगले कालांश में लेंगे। धन्यवाद।